अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद। और नाज़रीन, आज हम शुरू में ही बात करेंगे कुछ तालीम की, और इस हवाले से हमारे साथ आज के जो मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सईद गनी साहब, जो कि वज़ीर तालीम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? और शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम हमें भी दिया। मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि अब स्कूलों को ओपन करने के हवाले से क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं आप? इस हवाले से खासी बहरहाल कुछ चीज़ें अनाउंस हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, खासतौर पे छोटी क्लासेस के हवाले से। देखिए, एक तो अच्छी चीज़ ये है कि तमाम तालीमी इदारों के मुतालिक जो फैसले होते हैं वो एक हमारी इंटरप्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कमेटी बनी हुई है, जिसमें तमाम सूबाई जो वज़रा हैं तालीम के, और फिर उसको चेयर करते हैं फेडरल जो मिनिस्टर है शफकत महमूद साहब। वो तो उस इजलास में फिर कुछ फैसले हम करते हैं। अच्छा, फिर वो सारी जो राय बनती है उस इजलास से वो NCOC के फोरम पे जाती है। फिर वहाँ पर ज़ाहिर है कि महकमा सेहत के जो वज़रा हैं वो भी होते हैं, फिर एक्सपर्ट्स भी होते हैं, तो काफ़ी तफसील से बात होती है। अक्सर औकात जो शोबा सेहत के लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, हमारा डिफरेंट होता है, लेकिन खैर ये एक अच्छी चीज़ है कि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोग आते हैं। इन तमाम मराइल से गुजरने के बाद एक चीज़ ये तय हुई थी पहले कि हम 18 जनवरी को, फिर 25 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को 3 मुख्तलिफ मराइल में तालीमी इदारे खोल देंगे। लेकिन जब 18 जनवरी को तालीमी इदारे को रीओपन करने की बात हो रही थी तो गालिबन 16 जनवरी को शायद एक इजलास हुआ था, या शायद एक आदमी पहले हुआ होगा। वहाँ फिर महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र था, लेकिन फाइनली फिर 18 जनवरी से जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमात है उसको रीओपन करने का फ़ैसला हुआ, वो हो गई। और जो 25 जनवरी से खुलने थे उनको भी एक हफ़्ता आगे करके 1 फरवरी को कर दिया गया। तब जो रह गए हैं तालीमी इदारे जिसमें प्राइमरी हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तमाम के तमाम 1 फरवरी से खुलने हैं। अच्छा, उसमें एक इशू ये आ रहा है कि जब पिछली मरतबा स्कूल्स खोले गए थे तो जो तकरीबन 6 महीने का अरसा रहा जब स्कूल बंद रहे, फरवरी से लेकर तकरीबन अगस्त तक, तो उस दौरान जो तालीम का ज़िया हुआ, फिर ज़ाहिर के बच्चों के पास वक्त कम था, तो वो जो सिलेबस मुकम्मल होना होता है साल में, वो ज़ाहिर मुकम्मल नहीं हो सकता था। तो तमाम सूबों ने इसमें इत्तफ़ाक़ किया कि हम उस सिलेबस को कुछ कम करें और उसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आगे चलकर बच्चों की तालीम के लिए ज़रूरी हैं वो पढ़ाई जाएं। तो कंडेंस किया गया सिलेबस को और 40% तकरीबन उसको कम करके 60% तक रखा गया। अब जब 60% तक सिलेबस हमने बना लिया और उसके बाद उसको सर्कुलेट भी कर दिया, उसको बता भी दिया गया सबको, तो फिर तकरीबन मज़ीद 2 महीने के लिए स्कूल बंद हो गए। अब वो जो 60% सिलेबस हमने कहा है कि बच्चों को पढ़ना है, तो अब जो मीटिंग हमने कल की उसमें यही बात हो रही थी कि क्या अब जो रह जाने वाला वक्त है उसमें वो 60% सिलेबस पढ़ाना मुमकिन है कि नहीं है। तो फैसला ये हुआ कि एक हम कमेटी बनाएं और वो कमेटी जो है इस बात को तय करे कि कितना अरसा दरकार होगा बच्चों को ये 60% सिलेबस मुकम्मल करने के लिए। एक बात तो तय है कि इस मरतबा बग़ैर इम्तहानात के बच्चे प्रमोट नहीं होंगे, तो उसमें फिर जो बच्चों का रिजल्ट होगा, ज़ाहिर है रिजल्ट में भी तो फिर फ़र्क होगा ना, उसी तरह से तैयारी होगी, चीज़ें होंगी, तो वो 60% ही सिलेबस उनको पढ़ाया जाएगा, उसी सिलेबस में से एग्ज़ाम होंगे, और फिर जब एग्ज़ाम्स आगे होंगे तो रिज़ल्ट्स भी आगे होंगे। जब रिज़ल्ट्स आगे होंगे तो आपके जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स होते हैं उस पर उसका फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारा एक साइकिल है जो उस कमेटी ने बना के देना है। राइट। एक चीज़ और ये बताइए कि जैसे कोविड के दौरान में जब बहुत ज़्यादा शदीद था, अभी सेकेंड वेव भी ज़ाहिर शदीद ही है, लेकिन जो वालिदैन को कुछ रिलीफ दिया था गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फ़ीस के मामले में, 20% वाला जो तकलीफ था, अभी जब स्कूल दोबारा ओपन हुए तो ये इस तरह की भी कुछ शिकायतें हैं कि स्कूल्स जो हैं वो उनसे पिछली भी फ़ीसें मांग रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। इस हवाले से अगर कंप्लेंट्स हो तो वो क्या करें? देखिए, मैं इसकी वजाहत कर दूं कि एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब हम ये कह, ये बड़ा आसान है कह देना कि जी फ़ीस ना दें इसलिए कि स्कूल बंद थे, लेकिन अगर आप फ़ीस नहीं देंगे तो आगे स्कूल्स में जो टीचर्स हैं, जो उनके दीगर मुलाजिमीन हैं, या अगर कोई रेंटेड इमारत है, या उनके जो यूटिलिटीज़ के बिल्स हैं वो अदा नहीं होंगे। लोगों को तनख्वाहें ना मिलना भी मसला है। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो चलता ही फीसिस के ऊपर है। अगर फ़ीस लोग देंगे तो स्कूल चलेगा,
उनकी आगे तनख्वाहें जाएंगी, उनके अखराजात पूरे होंगे और स्कूल सर्वाइव कर जाएगा। जो 20% का डिस्काउंट था वो सिर्फ हमने लॉकडाउन की वजह से किया था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कारोबार मुतासर हुआ था। लॉकडाउन की वजह से लोगों की जो आमदन थी वो मुतासर हुई थी। तो अगर किसी के पास आमदन नहीं है तो उसके लिए ज़ाहिर आगे अदायगी करना मुश्किल थी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 20% की रियायत दी गई थी। लेकिन इस पर भी तो डिपेंड करता है ना कि स्कूल्स ने इस दौरान में भी स्टाफ को पे किया नहीं किया, तनख्वाहें दी नहीं दी। लेकिन फिर ये तो फिर एक पूरा सिस्टम है ना। फिर ये भी देखा जाएगा कि क्या 100% बच्चों की फीसें गई कि नहीं गई, कितने बच्चे थे जो स्कूल से निकल गए। वालिदैन ने ये भी किया कि उन्होंने देखा कि 6 महीने स्कूल नहीं खुला, उन्होंने बच्चों को बिठा दिया ताकि स्कूल से निकाल दो, ताकि फीसें देनी पड़े, अगली मरतबा जब होगा तो दोबारा एडमिशन करा देंगे, वो खर्चा कम होगा। तो ये बड़ी कैलकुलेशन भी लोगों ने की है। अच्छा, ये बताएं कि स्कूल्स में अभी कोविड की सेकेंड वेव की क्या पोजीशन है? लेकिन अभी तो चूँकि स्कूल खुले ही अभी हैं, तो इस वक्त हम कह नहीं सकते कि क्या शरह है क्या नहीं है। अब हमने दोबारा वो टेस्टिंग शुरू की है। जब वो टेस्ट होते जाएंगे, तालीमी इदारों का जो रिज़ल्ट है वो अलग आता है पूरा, जो कोविड का होता है, तो उसके फिर हम देख सकेंगे कि ज़्यादा है कि कम है। लेकिन पहले ये कम थी। लेकिन ये बताएं कि स्कूल्स में हमने खुद भी देखा है, आपका विजिट हो आपने देखा हो कि वहाँ पर SOP पर अमल दरामद करना एक बड़ा चैलेंज है और बहुत सारी जगहों पे ये नहीं भी हो पाता। तो उससे कैसे निपटेंगे, वो SOP पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे यकीनी होगा? ये कोविड एक ऐसा मसला है जिसमें इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों ने SOP को बंद करना है। ये नहीं है कि 22 करोड़ में से आधों ने करना है, आधों ने, सब ने करना है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, सब ने करना है। अब 22 करोड़ लोगों से आप ज़बरदस्ती को करा नहीं सकते। हर आदमी को पुलिस वाला खड़ा नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसमें ये होता है कि अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोग खुद करते हैं। स्कूल्स में जब हमने रीओपन किए थे, इसी स्टीयरिंग कमेटी ने हमारी एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव जो है वो SOPs डिज़ाइन किए थे, बनाए थे। उसमें बच्चों के लिए भी कुछ बातें थी, पेरेंट्स के लिए कुछ बातें थी, जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए कुछ बातें थी, स्कूल की जो मैनेजमेंट है उसके लिए कुछ बातें थी। तो हर वो शख्स जो किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ था स्कूल के साथ, उसको ये बताने की कोशिश की गई थी कि आपने क्या क्या कुछ करना है। हमने जहाँ जहाँ विज़िट किए इश्यूज़ थे। मैं ये नहीं कहता कि 100% अमल दरामद हो रहा था, लेकिन अगर आप उसका मवाजना करेंगे ट्रांसपोर्ट के साथ, उसका मवाजना करेंगे मार्केट के साथ, उसका मवाजना करेंगे शादियों के साथ, उसका मवाजना करेंगे और किसी भी ऐसे इवेंट के साथ कि जो SOPs के तहत चल रहे हैं, तो स्कूल्स में निस्बतन बेहतर SOPs पर अमल दरामद हो रहा था। अभी आपके डिपार्टमेंट के हवाले से एजुकेशन सेक्टर में आगे, अब कोविड तो चल ही रहा है, अभी तक ज़रा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, तो आप लोग भी कोई और ऐसा स्टेप आप लोग लेने का सोच रहे हैं जो आप लीडिंग स्टेप हो कोई आपका, जिसको और भी प्रोमिसेस फॉलो कर सकें? मैं आपसे एक जो फ़र्क था ना, शुरू में तो ये था जब ये नई नई आई थी विभाग, तो इस मुल्क में किसी को ये नहीं पता था कि हमने करना क्या है, कोई डायरेक्शन ही नहीं थी। सिंध हुकूमत ने डायरेक्शन सेट की, हमने फैसले करना शुरू किए। कुछ गलत हुए होंगे, कुछ सही होंगे, बहुत से फैसलों का लोगों को तकलीफ हुई होगी, लेकिन हमने फैसले किए। उसका नतीजा ये निकला कि बाकी सूबों को और वफाकी हुकूमत को एक गाइडेंस मिली, एक डायरेक्शन मिली कि हमने क्या क्या करना है, तो वो सिंध हुकूमत को फॉलो करते रहे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 1 साल गुजर गया है। अब हर इदारे को, हर हुकूमत को ये पता है कि हमने करना क्या है, तो ज़ाहिर है वो मिली जुली चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। सिंध हुकूमत जब ये फैसले कर रही थी उस दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने भी और फिर बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये अहकाम जारी किए कि पूरे मुल्क में यकसां फैसले होने चाहिए और वफाकी हुकूमत जो फैसले करती है सूबे उसको फॉलो करें। तो हम इस बात के पाबंद हैं कि डिसीशंस जो लिए जाते हैं वफाकी सतह पर या NCOC में या NCC में, हम उसको फॉलो करें। तो बहरहाल अब तो ज़ाहिर है कि कोई किसी ने कोई व्हील दोबारा इन्वेंट तो करना नहीं है। एक ही जैसी चीज़ें हैं, उसको हर सुबह अपनी तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। जी नाज़रीन, अब आपको एक और अहम अवामी मसला बताते हैं और उससे पहले आपको 2 वीडियोस दिखाते हैं। पहले आप वीडियो देखिए। ये वीडियो कराची शहर के एक पोश इलाके नॉर्थ नाज़ाबाद की हैं। आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद हम आपको सूरत-ए-हाल दिखाते हैं, क्योंकि हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां की ये वीडियो हैं और हमें ख़ास तौर पे मेट्रो मैटर्स के लिए, मेट्रो 1 न्यूज़ के प्रोग्राम के लिए शहरियों ने वीडियो बना के हमें भेजी है और उन्हें रिक्वेस्ट की कि इसको आप कवर करें। तो पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम
आपको दिखाते हैं कि यहाँ एक्चुअल अब क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ब्लॉक DA के दरमियान एक केडिया चौरंगी है। ये आप हाल देख लें इसका। 1 महीना हो गया, 1 महीना पूरे का पूरा दरिया बना हुआ है और ये दरिया आपका गटर के पानी से बना हुआ है। महीने से ज़्यादा हो गया है। लोगों को पता चल गया है, तमाम गुजरने वालों को पता चल गया है, लेकिन यहाँ के ज़िम्मेदारान, यहाँ की गवर्नमेंट, उनको नहीं पता चला। DC साहब से गुजारिश है, दोबारा गुजारिश है, बारहा गुजारिश है कि आप हाल देख लें। दरिया बना हुआ है, दरिया। यहाँ गाड़ी क्या, मेरे ख्याल से कश्ती भी डूब जाए, इतना पानी है। तो बराए मेहरबानी इसको ठीक करवा दें, इस मसले को हल करवा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ये देखें, ये केडिया चौरंगी की सर्विस लेन है। ये खातून और रिक्शा इस पानी की वजह से और खड्डे की वजह से गिर गया है। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है कि इसको काइंडली ठीक करवा दें। ये सीवरेज का इशू, कितने प्रेशर में सीवरेज का पानी आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये पूरा केडिया चौरंगी कब से जो है गटर के उसमें बह रही है पानी में। ये देखें, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक D केडिया चौरंगी अजीम चिल्ड्रन स्कूल का सर्विस रोड है और खान अफरीदी, शाहिद खान अफरीदी रोड है ये। और यहाँ का आप हाल देखें, सुजुकी बंद हो गई है गटर के पानी में और बाइक वाले का बेचारा वो भी फंस गया। और हाल देखें आप सिर्फ, ये हमारा मेन रोड है और मेन रोड के साथ सर्विस रोड है। खुदारा इसको सही कर दें, इसकी वजह से कितने लोग अजियत का शिकार हो रहे हैं और फंस रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने वो वीडियो देखी और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये केडिया चौरंगी का इलाका है, नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो एक पोश इलाका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये फ्लाईओवर है जो केडिया चौरंगी पर है इस तरफ, और मेरे इस तरफ एक अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है ये। और उसके इस तरफ ये जो रोड नज़र आ रहे हैं, डबल रोड, इस रोड पर तालीमी इदारे हैं बहुत सारे। और एक अफसोसनाक बात यह है कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है और जिस जानिब ये मसला है, जिस तरफ ये मसला है, वहाँ कोने पर एक स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल। तो हमें जिन लोगों ने निशानदेही की थी और ये वीडियो हमें भेजी थी, उनमें से एक साहब यहाँ मौजूद हैं। हम आइए उनसे पहले बात करते हैं और फिर आपको बता दें क्या इशू है। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम सलाम। अदनान साहब, आप लोगों ने हमें वीडियो भिजवाई थी मेट्रो 1 के लिए। जी आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं कि हमने मेट्रो वालों से कांटेक्ट करा और माशाल्लाह वो फ़ौरन आ गए। लेकिन आपको हमने आज ही कांटेक्ट करा और आप आज ही आ गए। और पिछले 1 महीने से हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वालों से कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए, उनको नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल सामने जहाँ आप खड़े हुए, ये केडिया चौरंगी है, नॉर्थ नाज़िमाबाद का पोश इलाका है। बिल्कुल सामने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का ऑफिस है, रोज़ाना वहाँ से उनका गुजरना होता है, लेकिन काम नहीं कर रहे। आप देख लें क्या हाल है। ये पूरा पिछले 1 से सवा महीना हो गया। मुसलसल हम उनको कंप्लेनें भी कर रहे हैं, वीडियोस भी भेजी हैं। यहाँ लोग, आपको जो मैंने वीडियो भेजी है, गिर रहे हैं। एक बच्चा इस पानी में गिरा है, बाइक स्लिप हुई है, गड्ढे हो गए हैं बड़े बड़े। ये मेन रोड है, नया रोड बना हुआ था, लेकिन इस सीवरेज की वजह से पूरा रोड टूट फूट का शिकार है। आए दिन इधर कोई ना कोई वाकया हो रहा है। तो हमारी आपके चैनल के तवज्जुह से गुजारिश है, हुकाम बाला से गुजारिश है कि अगर यहाँ से कोई VIP प्रोटोकॉल गुजर रहा होता तो वो इसको सही कर देते, सफाई करवा देते। लेकिन 1 महीने से यहाँ से अवाम जो VIP नहीं है, अवाम एक नॉर्मल तबका है, VIP इसके लिए बेहतरीन काम कर देते हैं, लेकिन अवाम को जलीलो ख्वार कर रहे हैं। और रोज़ाना किस दुश्वारी से अवाम यहाँ से गुजर रही है, किन परेशानियों की वजह से रोड टूटा हुआ है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मसले मसाइल हो रहे हैं। तो आपके तवज्जुह से गुजारिश है कि आप ये हुकाम बाला को इसका बोलें कि ये मसला हल कर दें। आपने जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतजामिया है, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर वगैरह हैं, उनकी जिम्मेदारी है, सिंध गवर्नमेंट ने उनको असाइन किया हुआ है कि वो शहरी इशूज़ को देखें। उनसे आपने रब्ता किया? सर हमने ये DC डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो DC हैं उनको भी भेजे है, MD कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड उनको भी भेजे हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हैं उनको भी ये मसाइल भेजे हैं। और उनको पता है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको ये पता है कि ये मसला है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी उन्होंने फिलफौर कार्रवाई नहीं की, कोई जवाब नहीं आया। बस कहते हैं सामने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है। तो ये इशू बेसिकली क्या, कोई सीवरेज की लाइन से आ रहा है पानी, ये साफ पानी है या गटर का गंदा पानी है, ये क्या है? सीवरेज का कोई इधर निज़ाम दरम बरम हो गया, ठीक है, और इन्होंने बाईपास कर दिया है, उसकी वजह से हमारे पूरा इलाका डूब गया है। ये आपको तो यहाँ पे डूबा हुआ नज़र आ रहा है, बैक साइड जो आबादी है, जो पोश इलाके हैं, वो सब डूबे हुए हैं इसी की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान साहब। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अदनान साहब की, इन्होंने हमें वीडियो भेजी थी और हम कोशिश करते हैं कि और भी लोगों से हम बात कर सकें। यहाँ बहुत सारे राहगीर जो गुजर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे गुजर रहे हैं, लोग गाड़ियों पे गुजर रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम भी यहीं रहते हैं, लेकिन बात ये है ना कि हम इतना टैक्स दे रहे हैं। अगर कराची 75% 85% रेवेन्यू दे रहा है तो जा कहाँ रहा है। और जैसे आपने अभी बात करी डिप्टी कमिश्नर साहब की, वो तो कहते हैं कि भाई मैं 3 करोड़ रुपए खर्च कर आया हूँ और 3 करोड़ पूरे करके जाऊँगा। ये उन्होंने किससे कहा है? ये हमारी एक दुकान है बफर जोन में, वो आए थे, उन्होंने बोला आप रेट टू रेट बेचो या रेट से ज़्यादा बेचो,
मैं 3 करोड़ रुपए खर्च कर आया हूँ, मैं पूरे करके अपने मुंह से आप पहचानते हैं उनको? मैं पहचानता हूँ, सारे अंगूठा छाप बैठे हुए हैं, पता इनको टकेगा भी नहीं है। ये जितना भी काम है ये सारा मुस्तफा कमाल के टाइम का होया हुआ है जो अभी तक चल रहा है भाई, वरना ये कुछ भी नहीं करा किसी ने। जो लोग कहते हैं पंजाब पंजाब है, पेरिस पेरिस तो ये है, इसको आगे बनाओ ना, इसको क्यों नहीं बना रहे? वो उन्हीं का बनाया हुआ है जो चल रहा है, वरना ये इस काम को भी देख रहे हैं। ग्रीन लाइन बस को कितना टाइम हो गया, यहाँ बसें चलनी थी, आज रिक्शे टैक्सियाँ सब चल रहे हैं। आपके सामने की बात है सारी, इतने आगे कितना सब होया हुआ है। हम एक और शहरी से भी बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस होटल के बारे में? आप क्या करते हैं यहाँ पे, आना जाना आपका? बात सही है, हम रिक्शा चलाते हैं, इधर से आना जाना बड़ी तकलीफ होती है। ये पानी की वजह से कीचड़ में सवारियाँ भी बोलती हैं कि भाई बहुत गंद है, कीचड़ है, यही मसला है, बस ये सही होना चाहिए। इन्होंने बात की और अब हम बात करते हैं कुछ और लोगों से भी। यहाँ लोग जा रहे हैं, अगर कोई रुक के हमसे बात करेगा तो हम उनसे भी बात करके उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। थोड़ा सा आके और मंजर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से ये पूरी गली है, पूरा रोड है, यहाँ पे ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये खड्डा है यहाँ पे। देखें ये पूरी गली है, ये रास्ता आगे केडीए चौरंगी से सीधा बोर्ड ऑफिस को ये रास्ता जा रहा है। और ये जो सर्विस लाइन है इसकी इस साइड पे रोड के, ये बिल्कुल ही तबाह हो चुका है और यहाँ कई फीट पानी खड़ा है और इस पानी की वजह से यहाँ पे खड्डे भी हो गए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? कह रही हूँ इस पानी की वजह से हमारे यहाँ 4 दिन से गैस नहीं है, वो कोई लीकेज मिक्स हो रही है इसमें, इस इशू से 4 दिन से सैटरडे से गैस भी नहीं आ रही। ओके, और ये पानी का मसला कब से आप लोग को? ये तकरीबन 3 हफ्ते से हम देख रहे हैं, और ये कभी रात में ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। जी आपने सुना, यहाँ पर ये जो रिहायशी हैं वो एक खातून जा रही थी, गुजरी थी रिक्शे पे, उन्होंने रुक के हमसे बात की है। तो ये सूरत हाल है यहाँ तक। अब सूरत हाल है कि उस पानी के जमा होने की वजह से ये सारा जो मुश्किल परेशानी है वो इस रोड तक आ चुका है। और ये इतना बड़ा चौड़ा रोड है, लेकिन ये रोड के दरमियान तक जो है वो खड्डे हो गए और यहाँ एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती है और दूसरी गाड़ी बराबर में अगर गुजरेगी तो वो खड्डे में चली जाएगी। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। और आप देख सकते हैं कि जो अवामी नुमाइंदे भी हैं और जो ब्यूरोक्रेसी भी है, जो डीसीज भी हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स भी हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। सिंध गवर्नमेंट ने उनको भी असाइन किया कि वो अपने अजला में लोगों के मसाइल हैं उनको हाईलाइट करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये आपके सामने, ये तो नॉर्थ नाज़ाबाद जैसे पोश इलाके का ये हाल है कि आप देख रहे हैं कि ये मसला 1 महीना होने का और हल नहीं हो रहा। तो आप सोचें जो अंडर डेवलप एरियाज़ हैं, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जहाँ ऐसे लोग हैं जो जिनकी तालीम भी कम है, जो अपने हकूक़ के लिए बात भी नहीं कर सकते, तो उनका क्या हाल होगा। तो इससे बहुत अच्छा आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी क्या है। जी नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुछ होर्डिंग के हवाले से। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर जारी किया था, कराची शहर में बहुत बड़े बड़े जहाज़ी साइज़ के होर्डिंग्स जो हैं वो लगे हुए हैं। और जब बारिशें होती हैं, फिर तूफ़ानी बारिशें हुई थी, तो उस दौरान भी होर्डिंग गिरे थे और कई लोग इसमें जाँ बहक भी हुए थे। तो इस वाक़े के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था कि होर्डिंग्स जो हैं वो ना लगाए जाएँ। लेकिन आपको पता है जैसे कि हर ऐसे इसी तरह के काम में होता है कि शुरू में उस पर अमल दरामद होता है, लेकिन उसके बाद सरकारी इदारों की मिली भगत से वो काम दोबारा शुरू हो जाते हैं। और ऐसा ही हो रहा है इस वाले मामले में भी कि जो होर्डिंग्स हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स अब दोबारा से शहर में लगना शुरू हो गए हैं। आप भी गुजरते होंगे, आप भी देखते होंगे सड़कों पर ये होर्डिंग्स। अगेन वही लोगों की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है, जब वो गिरते हैं तो हादसा होते हैं और वाक़यात होते हैं। तो इस हवाले से हम कुछ शहरियों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आइए आए कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइए जो होर्डिंग है, बड़े बोर्ड लगे थे, कोर्ट ने मना किया था, बारिशों के दौरान बोर्ड गिरे भी थे, अब फिर से लगना शुरू हो गए हैं। इसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए। और मोटरसाइकिल वालों पे भी गिरे थे, मोटरसाइकिल चाहे किसी पे भी गिरे, इंसान तो इंसान ही है कहीं पे भी, लेकिन लगानी चाहिए पाबंदी। एक और मोटरसाइकिल सवार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो बड़े बोर्ड फिर दोबारा से नजर आ रहे हैं शहर में? सर ये हटा देनी चाहिए, गलत है, डेंजरस है और इस पर पाबंदी भी थी लगनी चाहिए सर, खतरा होता है, नुकसान होता है। चलें जी, और लोगों से पूछते हैं, आप क्या समझते हैं जो बड़े बोर्ड हैं इस पे पाबंदी थी, बड़े बोर्ड लगाने पे होर्डिंग पे, और अभी फिर नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? खतरा है ना? नहीं खतरा तो है, बिल्कुल खतरा है। अगर गवर्नमेंट के हम रिक्वेस्ट करते हैं ये उतर जाए तो सही बात है। और कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, ये हम लोग होर्डिंग पे बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े जहाज साइज के होर्डिंग दोबारा रोड पे नजर आ रहे हैं, मोटरसाइकिल वालों पे पिछली दफा गिरे थे बारिशों में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या बोल सकते हैं, जो पब्लिसिटी करने वाले हैं उनको सोचना चाहिए ना कि इधर हम लोग सेफ्टी है इसमें भी या नहीं है। कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला तो है नहीं, हर कोई अपने पास प्रॉफिट देखते हैं कि यार इसमें हमारा अर्निंग हो रही है तो आने दो, बाकी नुकसान पब्लिक का ही होता है। उस क्या हुआ बेचारे का, जिसके साथ डेथ हुई, इसके क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ उसका,
केस फाइल में दब गया, बस यही हुआ और क्या हुआ है। बाकी आपके सामने देख लें, वैसे ही लगा हुआ है। अभी बारिश होगी, फिर कोई ना कोई इंसिडेंट होगा, फिर कोई ना कोई क्लेम आएगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। और मोटरसाइकिल वालों को तो ज़्यादा खतरा रहता है खासतौर पर। हर तरह से खतरा है। अब जो सेफ्टी है लॉ के तहत हम वो कर लेते हैं, लेकिन अब ये जो अनयूजुअल है हमारे लिए, हमें थोड़ी पता है कि बोर्ड हमारे पे गिरेगा या नहीं गिरेगा। इसके लिए कोई लॉ होनी चाहिए ना, बेसिकली वो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी और अब हम चलते हैं कानूनी माहिरीन की तरफ और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। आइए जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि इतने बड़े बड़े साइज़ के जो होर्डिंग्स लगते हैं, इसमें माजी में भी क्या क्या नुकसान हुए हैं और इस दौरान में कई अमवात भी हुई, उन फैमिलीज़ का क्या बना। और ये एक इंसानी अलमिया भी है कि जब बारिशें होती हैं, आंधी तूफान होता है और इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स, फिर उनके एंगल्स इतने लोहे के बहुत भारी भारी होते हैं, तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं और कानून इस बारे में क्या कहता है। ख़ासतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स जारी किए थे वो क्या थे और उन पर अमल दरामद कैसे मुमकिन है कि इंसानी जानों का ज़िया ना हो और उसका नुकसान कम से कम हो। तो हम इस मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं मोहतरम ज़िया अवान एडवोकेट साहब, जो कि इंसानी हुकूक के लॉयर हैं और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। वालेकुम सलाम। ज़िया साहब, हमारा आज का टॉपिक है होर्डिंग्स का। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा रखी है कि शहर में होर्डिंग से नुकसान भी हुआ माजी में, लेकिन अब वो होर्डिंग फिर नज़र आने लगे हैं। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन लिया था, उसके पीछे जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में बताया कि बहुत सारी अमवात भी हुई हैं और बेहंगम किस्म के जो एड्स और जो कंपटीशन शुरू हुए और उसमें करोड़ों रुपए लोगों ने अंडर हैंड भी कमाए, जो कि सरकारी इदारों के लोग हैं, जिनमें ख़ास तौर पे कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो इसमें ख़ास तौर पे सबसे आगे है। और कैंटोनमेंट बोर्ड की करप्शन को कोई अभी टच करने वाला भी उस तरह से नहीं है। और वो बेसिकली तो कैंटोनमेंट बोर्ड का इतना काम होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज कैंटोनमेंट बोर्ड सिर्फ फौजी इलाकों के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो दिल्ली कॉलोनी को भी कवर करता है, वो कच्ची आबादियों को भी, लाइन्स एरिया को भी, जहाँ पे कोई कैंटोनमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनको तो बेसिकली जुरिसडिक्शन का इशू है। अब आपको हैरत होगी कि कारसाज रोड पे, जहाँ पे पब्लिक कोई होती ही नहीं है, क्रॉस करने वाले रोड लोग हैं ही नहीं, ज़्यादातर गाड़ियाँ जा रही होती हैं, वहाँ पे आपको 3-4 पेडिस्ट्रियन ब्रिज नज़र आएंगे। वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज की एक स्टोरी है। वो बाकायदा जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उन्होंने बाकी इदारों के साथ मिलके और खूब अच्छे खासे, जिसको कहते हैं ना करप्शन का एक बहुत नैब को उस केस को उठाना चाहिए कि वो जो बनाए गए वो मतलब बिल्ट एंड ऑपरेट के हिसाब से क्यों बनाए गए, सिर्फ इसलिए बनाए गए कि उस पर उन्होंने बड़ी होर्डिंग लगानी थी। और बाकी इलाकों में वो डीएमसीज के अंडर में आती है। जी, डीएमसीज के अंडर में आती है, लेकिन ज्यादातर जो पॉश इलाके हैं जहां पे ये ज्यादातर लगते हैं वो कैंटोनमेंट के इलाके हैं। और कैंटोनमेंट को जब तक के बंदा वो उसके टीओआर पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, ये उनकी जुरिसडिक्शन होनी नहीं चाहिए और उन्होंने इसमें जितना करप्शन किया है उसको अनअर्थ करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि बिल्डिंगों में, खासतौर पे रेजिडेंशियल बिल्डिंगों में जिस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं या उनको पेस्ट करने का काम है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद पेस्टिंग वाला काम भी बंद है, हालांकि पेस्टिंग से तो इतना ज्यादा रिस्क का वो, लेकिन वो होर्डिंग बंद किया उन्होंने। होर्डिंग बेसिकली जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई चीज ऑर्डर करती है, ये सारी चीजें रिलेटेड होती हैं पॉलिसीज के साथ, और पॉलिसीज बनाना हुकूमत का काम होता है, कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने अगर कोई वायलेशन देखी है और वो देखे कि लोगों को उससे नुकसान हो रहे हैं तो वो उस पर अपना एक्शन लेती है। कोर्ट ने अपना एक्शन लिया, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं है कि इस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट की है कि नहीं की है। ऐसे ऑफिशियल्स के लिए सजा होनी चाहिए कि अगर उनकी जुरिसडिक्शन में ये काम हो रहा है, चाहे वो पुलिस हो, आपको पता है पुलिस से मिल मिला के सारा काम हो जाता है, तो ये चीजें उनको देखने की जरूरत है कि होर्डिंग्स को कैसे कंट्रोल करें, उसकी पॉलिसी होनी चाहिए। और पॉलिसी के अलावा आपको बताऊं कि ये एक ऐसा वो काम है कि अब दुनिया पूरी इसी पे चल रही है। तो अब इसमें कोर्ट का रोल तो ये बनता है कि वो देखे कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है या लोगों को उससे नुकसान हो रहा है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि इतने बड़े बड़े जो है ना वो लोहे की जो पिलर्स होते हैं और इससे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर तक को भी खतरा, पूरी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को, फिर टैक्स भी
पता नहीं चलता, क्योंकि आपने कहीं लगा दिया, यूनियन ने इजाजत दे दी, वो किसी की पॉकेट में पैसे चले गए, रेजिडेंट को। और इसमें बहुत सारे रेजिडेंट ये शिकायत करते हुए भी नजर आते हैं कि उनकी खिड़कियां बंद हो जाती हैं, उनकी हवा रुक जाती है। तो वो तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो बिल्डिंग कंट्रोल को चाहिए कि वो इस वायलेशन को देखे, वो सिर्फ गवर्नमेंट का वो इदारा जो कि इसको देखे कि आया लोगों की जो है ना वो ईजमेंट का जो राइट होता है ना लोगों का, वो नहीं वायलेट होना चाहिए। इसमें सिर्फ जिन लोगों ने लगाया है या जो लोग उसको परफॉर्म कर रहे हैं लगाने में, या जिन लोगों की वो प्रॉपर्टी है, उसके अलावा वहां की पुलिस का जो हेड है या एसएसपी, ये सिर्फ किसी इंस्पेक्टर या एसएचओ का काम नहीं है, ये डीआईजी के लेवल का काम है, ये एसएसपी के लेवल का काम है कि उनकी परमिशन नहीं होगी तो ये कहीं होर्डिंग लग नहीं सकते। तो ये कैसे लग रहे हैं? आपने भी देखा होगा वो सीन जो यहाँ पर मेट्रोपोल पे जो होर्डिंग गिरा था। जी हाँ, बाइक वाले एक बुजुर्ग। जी हाँ, तो उसमें उनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये जो इस तरह की चीजें होती हैं, इसको हमें बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है, और ये होर्डिंग का इशू खत्म ही नहीं हो पा रहा। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जब पाबंदी लगाई थी, फिर शुरू हो गई थी चीजें किसी ना किसी बहाने, कभी यौम पाकिस्तान पे, कभी 23 मार्च, कभी 14 अगस्त, और कभी क्रिकेट टीम, और कुछ ना कुछ कोई ना कोई जरिया ये निकाल लेते हैं। एंगल्स के साथ साथ एक और भी मसला है ना, आपने देखा होगा कि लोगों ने अब दीवारें भी खड़ी करनी शुरू कर दी हैं। बहुत सारे कुछ एरियाज में ऐसा है कि जी अच्छा वो कोर्ट का ऑर्डर है कि जी एंगल्स नहीं लगाएं और होर्डिंग नहीं लगाएं, उन्होंने अब पूरी पूरी दीवारें खड़ी कर दी हैं और उसके ऊपर फिर पेस्टिंग और बहुत सारी चीजें। देखिए ये तो सिर्फ लोगों ने अपनी बिल्डिंगों पे नहीं किया, अपने घरों पे, आप सरकारी जगहों पे भी किया। सरकारी बिल्डिंगों को, सरकारी घरों में जो 20-20 फीट की जो है ना दीवारें जो उन्होंने चुनना शुरू कर दी, जो बहुत डेंजरस है, और वो बिल्डिंग कंट्रोल के जो लॉज हैं उसके भी वो खिलाफ है। तो बिल्डिंग कंट्रोल कहाँ है? वाई बिल्डिंग कंट्रोल इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन? सुप्रीम कोर्ट का तो बहुत क्लियर कट ऑर्डर है कि आप ये होर्डिंग्स वहां पे पेस्ट नहीं कर सकते सरकारी उस पे। तो और फिर इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक और लॉ है, और वो लॉ ये है कि जो ये लोग जो इश्तिहार लगाते हैं, जादू टोना फलाना ये वो, ये तो ये होर्डिंग्स नहीं है, इनके होर्डिंग्स नहीं है, लेकिन हर दीवार पे वो बगैर किसी से पूछे हुए उस पर छाप देते हैं। और फिर लोगों के इश्तिहार भी होते हैं, किसी रंग वाले का इश्तिहार है, रेंजर्स वालों ने अपनी जो है वो दीवारों को इस तरह किया हुआ है, उसमें पब्लिसिटी भी साथ हो रही है। सो दिस इज ऑल होर्डिंग, और इस पे तो बाकायदा कैद की सजा है। तो ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल नहीं हो रहा तो फिर और कौन सा ऐसा सुपीरियर इंस्टीट्यूशन रह गया मुल्क में कि फिर तो आम आदमी के इंसाफ की तवक्को बन जाएगी? ये बहुत बड़ा इशू है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट नहीं करती है। अगर फेडरल गवर्नमेंट या इदारे खुद मिलकर वायलेट कर रहे हैं, जी, अगर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाकई ही वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो एक ऐसी कमेटी बनाएं, हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें ये देखें कि जो कोर्ट्स के ऑर्डर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं। तो इस वक्त कोई है ऐसा? इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो मतलब क्या कोर्ट के जजेस क्या खुद जाके देखेंगे? मैं तो इस प्रोग्राम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सिंध जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनको बोलूंगा कि वो ऐसी कोई कमेटी फॉर्म करवाएं जिसमें एक जज भी हो, वो सारा देखे उसको क्या आया जो कोर्ट के डिसीजंस हैं उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं। तो वैसे उनके कोर्ट के उसमें है, उनके एम्बेट में, या वो ये काम कर सकते हैं कि कोई कमेटी फॉर्म हो जाए, ये उनको अख्तियारात हैं? तो बहुत सारे जजों ने किए हैं। हम मुझे आप देखेंगे बहुत सारे जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उन्होंने जेलों पे कमेटियां बनाई, बहुत सारी चीजों पे बनाई, जो एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बना दिया कि वो इसको वो करके अपना ओपिनियन दे, एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भी वो कर सकते हैं। तो कोर्ट के पास, मैं समझता हूं कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उनके पास बहुत पावर्स हैं। लेकिन सर वही सवाल फिर वही है कि अगर सारे काम कोर्ट्स नहीं करने हैं, इंतजामिया का काम भी कोर्ट्स ने करना है, अपना काम तो वो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो फिर इंतजामिया क्या करेगी? तो क्वेश्चन ही यही है। देखें ना, जो आपने सही बात की कि ZMCs हैं या बाकी शहरों में जो उनके डिफरेंट नाम है, कहीं KMC है, ये सारे इदारे हैं, KDA है, इनके पास ये जो इस तरह के परमिशन देने वाले इदारे हैं। फिर एक और क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें पूरा शहर, उसमें बेहंगम किस्म के पॉलिटिकल पार्टीज के एड्स लगे होते हैं, जो चाय लगा दे उसको आप हिला ही नहीं सकते। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम किधर जा रहे हैं। आया उनके लिए भी कोई पैरामीटर्स हैं कि नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी कोई पैरामीटर्स होनी चाहिए। लोग अपनी अपनी बड़ी कद आदम, जिसको कभी किसी ने जिंदगी में नहीं जाना होगा,
वो अपने लीडर के साथ अपनी फोटो लगा के और वो पब्लिसिटी कर रहा होता है, और वो और किसी पर्पस के लिए नहीं होता सिवाय पब्लिसिटी के। तो इस पब्लिसिटी को कैसे रोकें? वो कैंटोनमेंट बोर्ड को या केएमसी को या जेडएमसीज को या डीएमसीज को पैसे भी नहीं देते। बस लास्ट आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि वैसे अब डिजिटल की दुनिया में बहुत सारे लोग इन हैं, तो एडवर्टाइजर्स भी वो कि डिजिटल की तरफ ज़रा मूव हो रहे हैं, लेकिन आपका इसमें क्या ओपिनियन है? आप क्या उनको मशवरा देना चाहेंगे? देखें, चाहे वो डिजिटाइज कोई साइन बोर्ड है या नॉर्मल साइन बोर्ड है या पेस्टिंग है, उसके साइजेस होने चाहिए और वो ऐसे होने चाहिए कि वो बुरे ना लगे, वो आंखों को भाएं, वो आंखों को चुभे नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो ऐसे नहीं होने चाहिए, जो डिजिटाइज खास तौर पे जो डिजिटल दुनिया की जो चीजें अब आ रही हैं, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक्सीडेंट हो जाए। और ऐसे कई जगह पे लगे हुए हैं, बहुत तेज उनकी लाइट। एक्सीडेंट नहीं, वो फिर आप तवज्जो उस तरफ देते हैं। हाँ जी, जब आप तवज्जो देते हैं तो फिर उससे एक्सीडेंट का खतरा भी है, तो वो भी आपको देखना है कि लोगों के एक्सीडेंट भी ना हो। और वैसे इन पर तो कोई भी तवज्जो नहीं है हमारे यहाँ, खासतौर पे ना इदारों की। हालांकि देखें, ये एक बहुत ही मुनाफा बख्श बिजनेस है, जो गवर्नमेंट को टैक्स भी बहुत अच्छा मिल सकता है और मिलता भी है। तो उस लेवल पे मेरा ख्याल ये है कि इनको सीरियसली इस पे सोचना चाहिए, एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन को भी लेके और डिजिटाइज जो ग्रुप्स हैं उनको भी लेकर, गवर्नमेंट को लेकर, जो गवर्नमेंट के रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी बिठा के दे शुड मेक अ पॉलिसी। बहुत शुक्रिया आपका जिया साहब। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और हमने आपको मसला बताया। आप भी अगर अपने मसाइल को हाईलाइट करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 0300 364 2759। मेट्रो मैटर्स से फ़िलहाल अपने मेज़बान अख्तर शाह को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।